नमस्कार, एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। कोरोना काल में विषम परिस्थितियों का डॉक्टर्स ने बहुत सामना किया है। डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया गया है और इसी की तस्वीरें हमें कोरोना काल में भी देखने को मिली। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर A.K. द्विवेदी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी, कोरोना काल में विषम परिस्थितियों का आपने सामना करा है, क्या कुछ कहेंगे आप कोरोना काल के बारे में? श्रद्धा जी, कोरोना एक ऐसी बीमारी उभर करके आई, एक ऐसा प्रकोप था जिसके बारे में पहले से कोई भी अवेयर नहीं था, पहले से कोई तैयारी नहीं थी। लेकिन यदि मैं मेरी खुद की बात करूं तो मैं 28 जनवरी 2020 से, जब हमारे देश में एक भी कोरोना के केस नहीं थे, तब मैं 28 जनवरी को दिल्ली में CCRH के हेडक्वार्टर्स में मीटिंग में था और आयुष मंत्रालय से हमको फ़ोन आया कि कोरोना जैसी कोई बीमारी चीन में चल रही है, तो उस पर कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। पूरे देश से सभी सीनियर डॉक्टर्स मीटिंग में थे। हमारी साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग चल रही थी। आधे घंटे के लिए मीटिंग रोकी गई और जो चाइना में पेशेंट्स थे उनके बारे में लैंसेट मैगजीन में आर्टिकल छपे थे। उन आर्टिकल का हमने स्टडी किया और उस आर्टिकल में दिए गए सिम्टम्स के आधार पर होम्योपैथिक दवाई आर्सेनिक एल्बम का चयन करके मंत्रालय भेजा गया, जिसके बारे में एडवाइजरी जारी हुई 29 जनवरी 2020 को। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला जो केस रिकॉर्ड हुआ इंडिया में वो 30 जनवरी 2020 को रिकॉर्ड हुआ। तो कोरोना के बारे में उसके पहले से ही सजगता होम्योपैथिक मंत्रालय ने लिया, आयुष मंत्रालय ने लिया। और जब प्रकोप के रूप में आया तो उस समय लोगों के पास रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए या जीवन रक्षा के लिए एक होम्योपैथी की दवाई उपलब्ध थी, दैट इज़ आर्सेनिक एल्बम, जो हमारे द्वारा सलाह के आधार पर, हमारे द्वारा बताए गए अनुसार पर मंत्रालय ने दिया। उस समय बचाव के दूसरे साधन नहीं थे, दूसरी चिकित्सा प्रणाली में उतने अच्छे ट्रीटमेंट नहीं थे। लोग भले अस्पताल में एडमिट हुए, अस्पताल में एडमिट होने के बाद जब ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम हुआ तब भी लोगों ने होम्योपैथिक दवाइयों का प्रयोग किया। कहने का मतलब ये है कि डर से बचाने के लिए भी होम्योपैथिक दवाई थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी होम्योपैथिक दवाई थी। और अस्पताल में जब लोग काफ़ी लंबे समय तक 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन एडमिट होने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे थे, तब भी लोगों ने होम्योपैथिक दवाइयों का सहारा लिया और उससे काफ़ी लोगों को लाभ हुआ। और मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं मध्य प्रदेश में जो कोरोना हेल्पलाइन थी उस पर अप्रैल में काम करना चालू किया और पूरे मध्य प्रदेश की जनता के साथ साथ उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है वहाँ के लोग भी उस कोरोना हेल्पलाइन पर फ़ोन करते थे और हम उनको बताते थे, उनको सहयोग करते थे, उनके घर पे सैम्पलिंग टीम भेजते थे, उनके घर पे डॉक्टर्स भेजते थे और उनको तमाम प्रकार की सुविधाएं देने के साथ साथ उनको डर से भी बचाते थे, क्योंकि उस समय लोगों को पता ही नहीं था कोरोना होता क्या है। रूरल एरियाज़ में तो बिल्कुल नहीं पता था। सिटी में लोग टीवी के द्वारा, आप लोगों के द्वारा जान पाते थे। और जब पहला लॉकडाउन लगा था तो ऐसे कई बच्चे जो स्टूडेंट थे, ऐसे कई परिवार जो लॉकडाउन में सारा गलियां सील हो गई, तो उनको जब घर पे उनको खाने की सामग्री नहीं थी तो हम उस समय प्रशासन की मदद से उनके घर पे खाना भी पहुंचवाया। मतलब जो काम हमारा चिकित्सक का नहीं था वो भी हमने किया। तो लोगों को काफ़ी हेल्प किया, जो हो सकता था वो किया। जी सर, आपके बारे में जानकारी है कि एक कोविड मरीज था, उसके लंग्स जो है बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गए थे, उसका भी आपने होम्योपैथिक चिकित्सा के द्वारा इलाज किया है, उसके बारे में आप थोड़ी जानकारी साझा कीजिए। जी श्रद्धा जी, आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं। उज्जैन के एक TI हैं जिन्होंने कोरोना के दौरान में काफ़ी विषम परिस्थिति में अपने जीवन रक्षा की। ऊपर वाले की, महाकाल की कृपा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से इंदौर के एक बड़े अस्पताल में एडमिट थे। कोरोना पॉजिटिव से ही वो मेरे संपर्क में थे। अस्पताल में एडमिट इसलिए कराया गया ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। उनको शुगर बहुत हाई रहता था और हुआ जस्ट अपोजिट। अस्पताल में इतने परेशान थे, उनकी श्रीमती जी के पास रात को 1 बजे फ़ोन आता था अस्पताल से कि वो काफ़ी सीरियस हो गए हैं और उनको 45,000 का ये इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। फिर उनकी श्रीमती जी मुझे फ़ोन करती थी। हम लोग रात को 1 बजे से 3 बजे तक डिसाइड करते थे कि इंजेक्शन लगना चाहिए क्या नहीं लगना चाहिए। फिर धीरे धीरे वो अस्पताल का वो ड्यूरेशन काट करके
छुट्टी होने के बाद घर पहुंच गए, लेकिन उनकी जो परेशानी थी वो कम नहीं हुई। घर पर पहुंचने के बाद भी उनके लंग में 75% तक इन्फेक्शन था और उनको चलने में परेशानी होने लगी, श्वास भरता था। कहने का मतलब ये था कि जो लंग की परेशानी थी वो पूरी तरह से अस्पताल में रह के भी ठीक नहीं हुई। तब हमारे पास आए और हमने होम्योपैथिक दवाई दिया। जब हमने उनको 1 महीने तक होम्योपैथिक दवाई दिया, उसके बाद वो बोले कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। तब हमने वापस सीटी स्कैन करा करके देखा तो जो लंग में सिटी में चेंजेस थे वो पूरी तरह से वो भी नॉर्मल हो गए। कहने का मतलब ये है कि उनकी परेशानी भी पूरी तरह से ठीक हो गई और वो बात सीटी स्कैन में भी प्रमाणित की गई। तो ऐसे और भी केसेस आए, पर ये एकदम स्पेशल केस था क्योंकि लंग 75% तक इन्फेक्टेड था अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी, जिसके कारण वो अपना दैनिक कार्य नहीं कर पाते थे। और होम्योपैथिक दवा देने से वो पूरी तरह से ठीक हो गए और आज भी वो पूरी तरह से स्वस्थ है और नौकरी भी ज्वाइन कर लिया। यानी कि डॉक्टर साहब कह सकते हैं कि एलोपैथी पर इतना ज़्यादा, ठीक है विश्वास करो, इंजेक्शंस अभी कोरोना में बहुत ज़्यादा लगे हैं, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी, लेकिन होम्योपैथिक इलाज भी कहीं ना कहीं कारगर साबित होता है। दूसरा सवाल हमारा सर आपसे ये था कि कोरोना के मरीज़ तो अब कम निकल रहे हैं, लेकिन जो डेंगू के मरीज़ हैं अब वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उनको क्या कुछ करना चाहिए? डेंगू का जो बुखार होता है वो इतना ज़्यादा खतरनाक और इतना भयावह क्यों होता है, लोगों के लिए जानलेवा क्यों होता है? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं श्रद्धा जी आप। बारिश के बाद डेंगू हमेशा ही आता है, ये कोई नई बात नहीं है। यदि मैं दिल्ली की बात करूं या दूसरे बड़े शहरों की बात करूं तो वहां पे डेंगू भी पहले प्रकोप जैसा होता था, लेकिन सरकारी तंत्र के सहयोग से और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ अब डेंगू के केसेस काफ़ी कम हो गए हैं। मैं इंदौर की बात करूँ तो इंदौर में 40-45 केसेस अभी डेंगू के पाए जा रहे हैं। मैं लोगों को ये समझाइश देना चाहूँगा कि डेंगू का जो मच्छर है, अगर मैं देखूँ तो मुख्यतः वो दिन में ही काटता है और दिन में हम लोग ऑफिस में होते हैं, स्कूल में होते हैं या हमारे वर्क प्लेस में होते हैं। तो हम लोग घर में तो मच्छर काटने के बहुत सारे बचाव के साधन अख्तियार करते हैं, लेकिन हमारे ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, वर्क प्लेस पर मच्छर से बचाव के साधन नहीं अपनाते हैं। तो मैं जो हमारे दिन में युवा साथी हैं या जो भी कार्यकर्ता हैं, जो ऑफिस वाले वर्ग हैं, उनको ये समझाइश देना चाहूँगा कि आप ऑफिस में भी साफ़ सफाई का ध्यान रखें, ऑफिस में भी मच्छर नहीं हो उसका ध्यान रखें। हम घर के सामने तो देखते हैं कि जल जमाव ना हो उसके लिए प्रयास करते हैं, लेकिन ऑफिस में जल जमाव ना हो उसके आसपास उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ऑफिस में जो ऑफिसर वर्ग है उनके केबिन में तो मच्छर नहीं जाता होगा, लेकिन जो प्यून है या जो लोअर वर्ग का कर्मचारी है वो लोग जहाँ बैठते हैं वहाँ पे गंदगी होती है, तो वहाँ पे ही साफ सफाई होना चाहिए। और जो आपने बोला कि डेंगू इतना जानलेवा कैसे हो सकता है, तो डेंगू बुखार को हीमोरेजिक फीवर बोलते हैं और बोन फीवर बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है। डेंगू बुखार में बहुत तेज़ बुखार आता है, सिर दर्द बहुत तेज़ होता है, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है। उसमें जो प्रमुखता से मैं बात करूं तो प्लेटलेट्स, ब्लड में 3 तरह की सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स हमारे शरीर में ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। तो अगर प्लेटलेट की संख्या कम हो जाएगी तो शरीर में किसी भी भाग से ब्लीडिंग हो सकती है, मुंह से ब्लीडिंग हो सकती है, खांसी में ब्लड आ सकता है, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, यूरिन में ब्लीडिंग हो सकती है। अगर डेंगू के दौरान में मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है तो मेंसेस से काफ़ी ब्लीडिंग हो सकती है। तो जब ब्लीडिंग शरीर में ज़्यादा होएगी और प्लेटलेट कम हो जाएगा तो शरीर से जान जा सकती है मरीज की। तो ऐसे मरीज जिनका डेंगू हुआ है और प्लेटलेट की संख्या कम आई है, उनको अस्पताल में एडमिट होकर के प्लेटलेट लगाना पड़ता है। कई लोग क्या करते हैं कि घर पर ही इलाज लेने की कोशिश करते हैं या खुद से इलाज लेने की कोशिश करते हैं। मैं उनको सलाह देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि घर पर इलाज करने का प्रयास न करें, नज़दीकी चिकित्सक से सलाह लें, आवश्यकता पड़ने पर प्लेटलेट लगाएं। और इन सब के बावजूद भी यदि आपको प्लेटलेट नहीं बढ़ रहा है या आराम नहीं पहुंच रहा है तो मेरी सलाह है कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें। डेंगू में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छा कार्यरत है। डेंगू के बचाव के लिए भी आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, डेंगू फीवर के लिए भी होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हैं और प्लेटलेट बढ़ाने के लिए आप होम्योपैथी ले सकते हैं। अगर आपने अस्पताल में भर्ती होकर के प्लेटलेट लगवाया और उसके बाद भी शरीर में प्लेटलेट नहीं बच रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तब आप होम्योपैथिक दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथी चिकित्सक से सलाह लेकर के उससे आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी। डॉक्टर साहब, अगर हम होम्योपैथी के इलाज की से थोड़ा हटकर अगर हम बात करें, खाने पीने में, खान पान में हमें क्या कुछ अपनाना चाहिए जिससे हमारी प्लेटलेट्स बढ़ सकें
और हम ताकतवर हो सकें और डेंगू जैसी बीमारी से हम लड़ सकें? बहुत ही अच्छा प्रश्न है श्रद्धा जी। लोगों को खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए और बारिश के मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि वो स्ट्रीट फूड को अवॉइड करें इस समय, और जहाँ तक हो सके तो गरम गरम खाना लेना चाहिए, ठंडी चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए। आप चाहें तो गुड़ गुड़ लोगों को समझता होगा, गुड़ का सेवन करें, गुड़ में आयरन होता है। और उसी तरीके से प्रोटीन के लिए बादाम का सेवन कर सकते हैं, गुड़ बादाम खाएं या गर्म दूध में हल्दी लें, या फिर भुना हुआ चना और गुड़ खा सकते हैं। इसी तरीके से पालक पनीर ले सकते हैं, पालक में आयरन होता है और पनीर में प्रोटीन होता है। तो हमें आयरन और प्रोटीन का प्रॉपर कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, उससे हमारे शरीर में खून बढ़ेगा, उससे हमारे शरीर में प्लेटलेट्स भी अच्छा बनेंगे। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन अगर अच्छा रहेगा, प्लेटलेट्स अच्छा रहेगा, तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर रहेगी और हम जल्दी से रोग का शिकार नहीं होंगे। अगर आप बीमार हैं तो भी आप गुड़ और दलिया खा सकते हैं। सभी के घर में दलिया, गेहूं की दलिया उपलब्ध है। आप गेहूं की दलिया को गुड़ के साथ पका करके खा सकते हैं, उससे आपके शरीर में ताकत रहेगी। मैं तो बोलूँगा जिनको डेंगू है, अगर वो अस्पताल में एडमिट है तो वहाँ भी गुड़ का दलिया आप खाएं, आपको बहुत जल्दी ताकत महसूस होगी। क्योंकि डेंगू में बहुत कमज़ोरी आ जाती है, हमारे हड्डी में दर्द होता है। तो आपको आयरन और प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। उसके साथ साथ थोड़ा सा विटामिन सी के लिए आप नींबू के बजाय आंवला को प्रेफर करें। आंवला कैंडी या आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं, उससे आपको काफ़ी राहत होगा। इसी तरीके से कैल्शियम की चीज़ें ले सकते हैं। मैं कैल्शियम के लिए दूध लेने का बहुत साधारण सा सलाह है, दूध ले सकते हैं। दूध में चाहे तो गुड़ डाल के ले सकते हैं, दूध में हल्दी ले सकते हैं। अगर इस तरीके का खान पान रखेंगे तो बीमार नहीं होंगे। मैं सलाह दूंगा कि स्ट्रीट फूड या पानी पूरी थोड़ी सी अवॉइड कर लें 2 महीने के लिए, वो ठीक है। जी डॉक्टर साहब, आमतौर पर हम देखते हैं कि जब भी किसी को डेंगू होता है तो लोग बोलते हैं आप फ्रूट्स में कीवी खाइए, पपीते का जूस पीजिए या पपीता खाइए। उसके लिए क्या वाकई में पपीता और कीवी काम करते हैं डेंगू के लिए? बिल्कुल काम करते हैं श्रद्धा जी। यदि मैं कीवी की बात करूं तो आप बताइए कि कीवी कौन से गांव में उपलब्ध है, कीवी कौन से शहर में कितने घरों में उपलब्ध है। मैं लोगों को सरल उपाय बता रहा हूं। सरल उपाय में पपीता है, बिल्कुल पपीता खाने से बढ़ता है, ऐसा देखा गया है। कुछ लोग पपीता के पत्ती का जूस पीते हैं, उससे भी बढ़ता है। बढ़ता सभी से है, लेकिन मैं जो चाहता हूं कि जो हमारे घर में आसानी से उपलब्ध है उसका सेवन करें। अगर कीवी की मैं बात करूं तो कीवी काफ़ी महंगी आती है, हर वर्ग उसको खरीद नहीं सकता है। कीवी ठंडी होती है, खट्टी होती है, अगर खट्टा खाएंगे तो गला खराब हो सकता है। इसीलिए मैंने नींबू के बजाय आंवले का सलाह दिया लोगों को। कीवी में विटामिन सी की मात्रा है, विटामिन सी के फूड के बतौर मैंने पहले ही बोला कि आंवला लेना चाहिए। अगर आप कीवी लेना चाहती हैं तो कीवी भी बिल्कुल सहयोग करेगा। आप राजमा खा सकते हैं, राजमा हेल्प करेगा। मैंने उसके लिए भुना चना पहले ही सलाह दिया। कहने का मतलब ये है कि हमारे डाइट में प्रोटीन, आयरन, विटामिन सी और कैल्शियम ऐसे फूड सप्लीमेंट्स लेना चाहिए या ड्राई फ्रूट्स लेना चाहिए। आप चुकंदर ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, जो हर मौसम में उपलब्ध है। मैं केवल उसी की बात कर रहा था। इस तरीके से आप अंजीर खिला सकती हैं, मुनक्का दे सकती हैं। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसका सेवन कर सकते हैं। कीवी और पपीता भी बिल्कुल लाभदायक है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कि डेंगू के बारे में इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए। सर, दूसरा सवाल हमारा ये आपसे ये था कि ब्लैक फंगस मरीजों का भी आपने इलाज किया है, उनके बारे में कितनी सफलता होम्योपैथिक चिकित्सा के द्वारा मिली है? ब्लैक फंगस के हमारे पास काफ़ी केसेस आए। जो लोग अस्पताल में एडमिट थे उस समय आपने देखा होगा कि उनको एंटी फंगल इंजेक्शन्स नहीं मिल पा रहे थे, इंजेक्शन की बड़ी शॉर्टेज थी। और मेरी मेडिकल कॉलेज के डीन से जब चर्चा हुई तो उनका कहना था कि 50% मॉर्टलिटी है। और जो मरीज आते थे वो बहुत डरे हुए रहते थे। उन्हीं के वार्ड में उनके पता चला एक पलंग छोड़ करके दूसरे पलंग वाला मरीज मर गया, तो लोगों में बहुत ज़्यादा डर था। उनको इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, डॉक्टरों को भी इतना ज़्यादा केसेस बढ़ गए थे कि सारी चीज़ों की शॉर्टेज थी। तो उस समय हमारे पास कुछ मरीजों ने कांटेक्ट किया, हमने उनको अस्पताल में भर्ती रहते हुए ही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया। उससे ये हुआ कि उनका जो
इन्फेक्शन का स्प्रेड था, जैसा कि बोला गया कि स्प्रेड बहुत फास्ट हो रहा था, उसमें काफ़ी रोक लगी और मरीज बच करके अपने घर पहुंच गए। तो काफ़ी अच्छी सफलता मिली। लेकिन हमने जो प्रोटोकॉल था अस्पताल में रह करके जो ट्रीटमेंट ले रहे थे, उसके साथ में ही होम्योपैथिक दवाई देना बेहतर समझा और खूब अच्छा परिणाम मिला। जी। डॉक्टर साहब, हम आपसे आगे ये जानना चाहते हैं कि महिलाओं को बहुत सारी परेशानियां होती है। महामारी के समय बहुत महिलाएं ऐसी होती हैं जो कुछ बातें छुपा जाती हैं, उनके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि कहते हैं कि 7 दिन का उनका समय होता है, लेकिन वो चीज़ बहुत ज़्यादा समय तक बढ़ जाती है। उसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं महिलाओं के लिए? मैं हमारी सभी महिला बहनों से ये निवेदन करता हूँ कि आपको अगर माहवारी के समय 3 दिन 5 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आप तुरंत अपने चिकित्सक से सलाह लें। आप अपने घर वालों को बताएं। कई बार क्या करती हैं महिलाएं कि उनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, वो अपने घर में लोगों से चर्चा नहीं करती हैं, शर्म के मारे डॉक्टर को नहीं बताती हैं। बिल्कुल इस तरह का शर्म नहीं करें। इस तरह का शर्म आपको कठिन बीमारी की ओर ले जा सकता है। अगर आप नहीं बताएंगी घर वालों को, आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, एनीमिया की शिकार हो जाएंगी। वो एनीमिया आपके बोन मैरो पे इफेक्ट कर सकता है। अगर ब्लीडिंग आपको 7 दिन से ज़्यादा हो रही है, 15 दिन, महीने भर या 2 महीने हो रही है, तो आप तुरंत चिकित्सक से इसके लिए सलाह लीजिए। और जैसा कि मैंने अभी खान पान बताया था, आप आयरन प्रोटीन का सप्लीमेंट्स लीजिए। और अगर बहुत कम हो गया, हीमोग्लोबिन 4 ग्राम 6 ग्राम हो गया, तो आपको ब्लड चढ़ाना भी पड़ सकता है। मैं ये सलाह दूंगा कि अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है और किसी चीज़ से रुक नहीं रही है, तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए। होम्योपैथी में ब्लीडिंग रोकने की काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं। तो आप अपनी जो भी बीमारी है उसके लिए छुपाइए नहीं। छुपाने से आपकी बीमारी बढ़ेगी। अगर आप सही समय पर उसको बताएंगे डॉक्टर को, सही समय पर डायग्नोस होगा, तो आप जल्दी ट्रीटमेंट के कारण जल्दी ठीक हो सकेंगी। वही जितना बीमारी प्रोलॉन्ग हो जाएगी, जितना पुरानी हो जाएगी, उतना ही ठीक होने में भी आपका समय लगेगा और आपका पैसा भी ज़्यादा लगेगा। तो किसी भी बीमारी को छुपाना उचित नहीं होगा। उसके लिए डॉक्टर की सलाह ली जाए, तुरंत इन्वेस्टिगेशन कराया जाए और तुरंत उसका इलाज लिया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, खान पान में महिलाओं को क्या कुछ इस समय खाना चाहिए? क्योंकि देखा जाता है कि इस समय खाना बहुत कम हो जाता है, 1 या 2 रोटी ही महिलाएं खा पाती है, फ्रूट्स ज़्यादातर नहीं खा पाती हैं क्योंकि उनको काम ही इतना होता है कि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती। बिल्कुल सही बात है श्रद्धा जी, सबके घर की यही हाल है। अगर मैं मेरी वाइफ की बात करूं तो वो बोलती है कि मैं दूध पी करके क्या करूंगा। हमारे देश में ऐसे ही परिपाटी है, मतलब जो लड़के होते हैं उनको तो बड़ा गिलास और बड़ा कटोरा में दूध दिया जाता है, पर जो लड़कियां होती हैं उनको थोड़ा सा ही दूध दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ। मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से पुरुषों का केयर किया जाता है, उसी तरीके से घर की महिलाओं का केयर किया जाना चाहिए। आपने कहीं देखा होगा या पढ़ा होगा या सुना होगा, अगर घर की महिला स्वस्थ है तो वो परिवार स्वस्थ और सुखी रहेगा। अगर घर की महिला बीमार है तो वो परिवार ही बीमार हो जाएगा। अगर महिला बीमार है तो वो अपने पति का केयर नहीं कर सकेगी, अपने बच्चों का केयर नहीं करेगी। वैसे उल्टा और होगा कि वो चिड़चिड़पन करेगी, गुस्सा करेगी, क्योंकि शरीर कमज़ोर हो गया है। तो जब शरीर कमज़ोर है तो उसको काम घर का कैसे कर सकेगी? तो अनावश्यक लड़ाई हो जाती है, अनावश्यक टेंशन और गुस्सा, चिड़चिड़पन करते हैं। तो इसलिए मैं सभी महिलाओं को रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप भरी हुई गिलास दूध का लीजिए, उसमें हल्दी डाल करके लीजिए, प्रॉपर गुड़ लीजिए, मुनक्का लीजिए, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करिए। अगर आपको रोटी बहुत ज़्यादा खाना पसंद नहीं है तो आप रोटी चावल कम करके, क्योंकि उनको पतला होना रहता है ना, तो खाना बंद कर देती हैं। और जब खाना बंद कर देती हैं तो एक दिन चक्कर आकर के गिर जाता है और फिर हमारे क्लिनिक में लेकर के आते हैं कि डॉक्टर साहब इन्होंने डाइटिंग किया था और चक्कर आ गया, गिर गया। तो आप ऐसा नहीं करिए। अगर आप रोटी या चावल कम करना चाहती हैं तो उसके साथ सलाद की मात्रा बढ़ाइए, और नहीं तो आप ड्राई फ्रूट की मात्रा बढ़ा लीजिए। ड्राई फ्रूट्स क्या है, आपको एनर्जी देगा और शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो नहीं होने देगा। आप सोच रही हैं कि हम खाना छोड़ करके पतले दुबले तो हो जाएंगे, लेकिन पतले दुबले होने के साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी तो नहीं हो रही है, विटामिन्स की कमी तो नहीं हो रही है, मिनरल्स की कमी तो नहीं हो रही है। तो वो हमारे विटामिन्स और मिनरल्स की पूर्ति ड्राई फ्रूट से होगा। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो मछली लेंगे, तो उससे, मछली लेने से वजन नहीं बढ़ेगा, उससे आपको रिच प्रोटीन मिलेगा, फर्स्ट क्लास प्रोटीन मिलेगा। तो इस तरीके से आप बैलेंस डाइट को अपना करके स्वस्थ रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं और मोटापा से भी बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई महिलाओं की। अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरी लहर की बात करते हैं। लोगों में बड़ा डर है तीसरी लहर का। तीसरी लहर को लेकर आपके क्या कुछ आपके पास जानकारी है? क्या कुछ आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं? क्या वाकई में तीसरी लहर आने वाली है?
श्रद्धा जी, कुछ भी प्रेडिक्शन तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी ये अनप्रेडिक्टेबल है। कोई भी ज्योतिषी ये नहीं बताया था कि कोरोना जैसी बीमारी आएगी या कोरोना से इतने लोग मरेंगे, फिर भी बीमारी आई और लोगों मरे। कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि बीमारी आएगी या नहीं आएगी। मैं एक बात बड़ा इम्पॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना बीमारी नहीं आए उसके लिए हम सबकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है, हम सबका उसके लिए प्रयास बहुत ज़रूरी है। मतलब यज्ञ में जो आहुति है वो सबकी आहुति बहुत ज़रूरी है। हम अगर ये बोला जाता है कि पब्लिक प्लेस पे मास्क अपनाएं, तो मुझे लगता है कि सभी ने पब्लिक प्लेसेस पे मास्क को अपनाना ही चाहिए। अगर ये बोला जाता है कि डिस्टेंस मेंटेन करें तो डिस्टेंस मेंटेन करना ही चाहिए। ये कोई इतना कठिन काम नहीं है जो नहीं किया जा सकता है। भीड़ को अवॉइड करना है तो भीड़ आप अवॉइड कर लीजिए। अगर मास्क लगाना है तो मास्क जब आप भीड़ में हैं तो लगा सकते हैं। तो इतना छोटा छोटा प्रयास करके आप बच सकते हैं। दूसरी बात जो है, सबको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है, इम्यूनिटी बढ़ाना है। तो सबसे पहले इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? डर को हटाना है, डर से आपको निकल करके बाहर आना है। यदि आज हमको लगता है कि कोरोना नहीं है तो हमें उस डर को अभी हटा देना चाहिए। उस तरीके से हमारे वर्क पे फोकस करना चाहिए, हमारे बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए। जो हमारा लॉस हुआ है उसको रिकवर करने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए स्ट्रेस को छोड़ना पड़ेगा, फियर को छोड़ना पड़ेगा, एंग्जाइटी को छोड़ना पड़ेगा कि तीसरी लहर आएगी कि नहीं आएगी। आप उसके लिए खुद को इतना स्ट्रांग करिए, खुद को ही कर बुलंद इतना। तो वो बुलंदी कैसे होगी? आप डर को हटाइए। आप जो समय समय पर सरकार द्वारा गाइडलाइन दिया जाता है उसका बखूबी पालन करिए। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं पूरे कोरोना टाइम में एक्टिव रहा, मरीज भी देखता रहा, लेकिन हमको कोरोना नहीं हुआ, हमारे पूरे परिवार को भी कोरोना नहीं हुआ। उसके लिए हम लोगों ने पूरा गाइडलाइन का पालन किया, होम्योपैथिक दवाई का बतौर इम्यूनिटी बूस्टर पालन किया। मैं आज भी ये बताना चाहूँगा कि जिस वर्ग को अभी वैक्सीन नहीं लगा है वो वर्ग होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करें बतौर इम्यूनिटी बूस्टर, और जिसको वैक्सीनेशन लग गया है वो उसका दूसरा खुराक भी लगवाएं। क्योंकि अगर 2 डोज लगवाना है तो दोनों डोज लगवाएं। ऐसा नहीं करें कि आपने 1 डोज लगवा लिया और दूसरे डोज के लिए आप लापरवाह हो रहे हैं। तो हमारी लापरवाही नहीं हो, हमारी आहुति उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम खुद के लिए भी प्रयास करें, समाज के लिए भी प्रयास करें, सो दैट कि हम सभी लोग मिल करके तीसरी लहर को हटा सकें या ना आने दें या उससे बच सकें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यानी कह सकते हैं कि जागरूकता की अभी भी कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि फर्स्ट वेव में लोगों को ये समझने में ही टाइम लग गया था कि कोरोना हो कैसे रहा है। सेकंड वेव में इतनी ज़्यादा परेशानी आ गई कि लोग खुद से ही परेशान हो गए। थर्ड वेव में अभी भी लोगों के मन में डर है कि कहीं तीसरी लहर ना आ जाए, बच्चों पर अटैक ना करें। बच्चों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे हेल्दी डाइट लें, बैलेंस डाइट लें। अभी अगर वो खेलने के माहौल में हैं तो उनको खेलने दिया जाए, उनको डराया ना जाए। उनको वैसे भी बच्चे डरते नहीं हैं तो बच्चों को डराया नहीं जाए। अभी वैसे भी स्कूल खुली नहीं है, कॉलेज खुले नहीं हैं, तो बच्चे अभी काफ़ी सेफ़ जोन में हैं। उस सेफ़ जोन को बनाए रहने के लिए उनके पेरेंट्स को ध्यान देना ज़रूरी है। पेरेंट्स जहाँ भी वर्क प्लेस पे जा रहे हैं वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आपके द्वारा शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको सर्दी, जुखाम, बुखार या गले की कोई भी परेशानी हो रही है और 1 या 2 दिन से ज़्यादा है तो आप तुरंत कोविड टेस्ट कराइए। बिल्कुल डरिए मत, घबराइए नहीं। लोगों ने क्या किया कि उन्होंने टेस्टिंग इतना लेट कराया, बोले नहीं हमको तो कोरोना हुआ ही नहीं है, और वो इन्फेक्शन शरीर में ज़्यादा फैल गया, बढ़ गया। तो आप इस तरीके से खुद ही मत डिसाइड कर लीजिए। लेट द रिजल्ट ऑफ टेस्ट विल डिसाइड कि आपको कोविड है या नहीं है। तो टेस्टिंग जितना जल्दी होगा, जितना अर्ली टेस्टिंग होगा उतना जल्दी कंट्रोल होगा। उसको बढ़ाना और उसको सबको कराना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि होम्योपैथिक चिकित्सा हमें लेना चाहिए, उसका इलाज हमें करवाना चाहिए, तो उसमें किसी चीज़ का परहेज़ करना पड़ता है, खान पीन का, खाने पीने का, या किसी चीज़ का? नहीं, ये गलत धारणा है। होम्योपैथी दवा के लिए कोई परहेज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस तरह की बीमारी है उसके लिए परहेज़ करना ज़रूरी है। यदि आपको शुगर है, डायबिटीज़ की बीमारी है तो आपको मीठी चीज़ें नहीं लेना है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की परेशानी है तो आपको नमकीन चीज़ें नहीं लेना है। जिस तरह की बीमारी है, अगर आपको पथरी हो रहा है तो स्टोन फॉर्मेशन वाले जो चीज़ें हैं जैसे कैल्शियम है, फॉस्फेट है, यूरेट्स है, उस तरह का चीज़ें अवॉइड करना है।
ट्रीटमेंट के लिए कुछ ऐसा परहेज़ है, ऐसा आवश्यक नहीं है। जिस तरह अगर आपका बार बार गला ख़राब हो जाता है, सोर थ्रोट हो जाता है, तो आपको आइसक्रीम या खट्टी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जिस तरीके की परेशानी है, अगर आपको धूप में निकलने से आपकी स्किन काली पड़ रही है या आपका वो सिर दर्द हो रहा है, तो आपको धूप से बचना चाहिए। बचाव इलाज से बेहतर है, हमेशा ही बचाव जो है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जिस तरीके की आपको परेशानी है, अब आपको पाइल्स की परेशानी है और आप मसालेदार या नॉनवेज या लाल मिर्ची का खाना खाएंगे तो पाइल्स की परेशानी बढ़ेगी, इंडाइजेशन बढ़ेगा, आपको एसिडिटी हो रहा है और आप मसालेदार खाना खा रहे हैं, तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए। ट्रीटमेंट होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई भी व्यक्ति होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले सकता है। हम लोग तो डायबिटीज़ के लोगों को भी, मरीजों को भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट डिस्टिल वाटर में देते हैं, तो उनका शुगर बढ़ने के बजाय सीधे कम होता है। तो ऐसा कोई परहेज़ आवश्यक नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आज डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो पर पधारे और बहुत सारी तमाम जानकारी जो है वो हमारे साथ साझा की है। तो एमपी न्यूज़ के साथ बने रहिए, ताज़ा तरीन खबरें आगे भी आपके लिए हम लाते रहेंगे। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।